नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 14 आज अपन करेंगे। 13 मॉडल पेपर अभी तक अपन कर चुके हैं और देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर आज का भी रहेगा और ये सीरीज़ अपनी चलती रहेगी। और साथियों, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतें। देखिए, आज 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पर, तो उसमें ये आप मान के चलिए कि लगातार मेहनत का ये परिणाम है। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आपको मैटर पसंद आया, तब ऐसा हो पाया है और उसके पीछे काफ़ी मेहनत भी लगी है। तो सफलता के झंडे गाड़ने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आज का अपना पेपर, जिसका पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी पर। तो प्यारे साथियों, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, छात्रों की तर्क शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सके, इस हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षक ऐसा क्या करे कि छात्र की तर्क शक्ति में, ठीक है, तर्क शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सके। तो ए है, समस्या समाधान केवल आगमनात्मक विधि से हो, समस्या समाधान केवल निगमनात्मक विधि से हो, सी समस्या समाधान आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों विधियों से संयुक्त रूप से हो, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। समस्या समाधान आगमनात्मक व निगमनात्मक दोनों विधियों से अगर होता है तो निश्चित रूप से तर्क शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। आगमनात्मक विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, दोनों आवश्यक है। अब दोनों एक साथ अपन करेंगे तब तर्क शक्ति का निश्चित रूप से ज़्यादा वृद्धि जो हो पाएगी। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, सीखने के प्रतिफल होते हैं कक्षावार परंतु विषयवार नहीं, बी विषयवार परंतु कक्षावार नहीं, सी ऑप्शन है कक्षावार व विषयवार, और डी है न तो कक्षावार न विषयवार। तो प्यारे साथियों, बताना चाहूँगा, सीखने के जो प्रतिफल होते हैं वो प्रत्येक कक्षा के अलग होते हैं और प्रत्येक विषय के भी अलग होते हैं। ठीक है, कॉमन रूप से मैंने आपको साइको में इसको पढ़ाया, हालांकि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सीखने का प्रतिफल भी अलग होता है। तो निश्चित रूप से विषयवार और कक्षावार दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया था? बाल गृह, चिल्ड्रन हाउस, तो सब लोगों को पता है मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार क्या बताया है? संज्ञान, पुनर्बलन, तर्क शक्ति या संवेग? तो कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार क्या बताया प्यारे साथियों? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का मुख्य आधार जो बताया वो बताया तर्क शक्ति को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए, अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षा योजना के तत्व क्या हैं? समस्याएं, निर्माणकर्ता, समाधान और संसाधन और उपरोक्त सभी। तो शिक्षा योजना में समस्याएं भी आती हैं, निर्माणकर्ता भी होता है, संसाधन, सारी चीज़ें आएंगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य से ए पाठ्यक्रम निर्माता के द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, बी पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, या सी है छात्रों द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, और डी ऑप्शन है शिक्षक छात्र दोनों के द्वारा सहयोगात्मक ढंग से निर्धारण किया जाना चाहिए इनका। तो अधिगम अनुभव यानी जो अपन सीखेंगे उनके जो उद्देश्य हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाने चाहिए। तो अगर दोनों करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिग्रहण कहा जाता है समाज व समुदाय, बी विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, उपयुक्त सभी। तो देखिए, आधारभूत अभिकरण कहा जाता है किसको? सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसको कहा जाता है? यानी सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप से प्रारंभ कहाँ से होता है? आधारभूत रूप से। तो माता पिता एवं परिवार बिल्कुल सही होगा। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 9, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वप्निम, रूपिम, वाक्य या संकेत प्रयोग? तो मित्रों, इसको रूपिम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। सबसे छोटी इकाई है अर्थ के आधार पे, है ना, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न,
अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है या कथन किसका है? रेवर्न का है, मिड का है, मैकडूगल का है या केज का है? तो ये जो आपका रहेगा कथन वो मित्रों रेवर्न का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही कथन आपका यहाँ पे रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, नैदानिक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है प्रखर बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए या डी उपर्युक्त सभी बालकों के लिए? तो देखिए साथियों सही उत्तर क्या रहेगा? नैदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किसको होती है आपको? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के लिए हो सकता है। भाई प्रखर बुद्धि बालकों के लिए भी नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि प्रतिभाशाली बालक को प्रत्येक चीज़ का पता हो, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी टॉपिक विशेष में उसको भी समस्या हो सकती है तो उसका भी नैदानिक परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है। अवधान यानी कि ध्यान एक प्रकार से ना, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा यानी अंदर जो मन से उठे आंतरिक दशा नहीं है। रुचि, ज्ञान, जिज्ञासा, गति, तो गति नहीं है आंतरिक दशा, रुचि है, ज्ञान है, जिज्ञासा, ये सारी की सारी आंतरिक दशाएं होती हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में ए पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, बी भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सी सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया और डी पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया? तो देखिए पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसमें क्या किया गया एक प्रकार से कि मतलब एक कृत्रिम उद्दीपक दिया गया जिसको अपन ने ध्वनि कहा, घंटी बजाई गई और उसके बाद में वास्तविक जो उद्दीपक है वो यानी भोजन दिया गया। एक प्रकार से भोजन और घंटी में संबंध स्थापित किया गया ताकि जब अगली बार घंटी बजाए तब जो आपका कुत्ता है उसके मुंह से लार आ जाए, है ना। तो ध्वनि के बाद में भोजन दिया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा, एक अनुबंध स्थापित करने के लिए। 14वां आपका प्रश्न है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत में नहीं आता है ऋणात्मक अंतरण, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अंशों या तत्वों का सिद्धांत, नियमित विनय का सिद्धांत। तो देखिए अधिगम अंतरण के सिद्धांत में जो नहीं आएगा वो आएगा ऋणात्मक अंतरण, क्योंकि ये अधिगम अंतरण का प्रकार नहीं सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रकार है जिसमें अपन ऋणात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार है, बाकी सिद्धांत है। तो सिद्धांत नहीं है तो अंतरण आएगा आपका ऋणात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न देखें मित्रों, प्रश्न नंबर 15 है, आरटीई 2009 के किस धारा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है? 30, 31, 32, 33। तो सभी धाराओं के बारे में देखिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे बात करें अगर धारा नंबर 30 की, तो धारा नंबर 30 कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते समय बालक से कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाए। ठीक है, धारा 30 में बोलता है कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसको पूरी करते समय कोई भी बोर्ड की परीक्षा जो वो नहीं ली जाएगी बच्चे की, ये बात बोली गई है। धारा 31 क्या कहता है? ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो वो किया जाए राज्य और जो वो राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, 32 नंबर है वो है आपकी आरटी 2009 की में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान जो 32 नंबर में है, तो धारा नंबर 32 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 33वीं धारा जो है वो क्या कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का एक गठन किया जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे जो कि आरटी 2009 से संबंधित चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न, विकास और अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं है, निरंतर विकास का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए बिल्कुल भी विकास और अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तर होगा, निरंतरता का भी, विभिन्न गति का, दिशा का भी सिद्धांत। अगला आपका प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक की विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का, तो गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन जो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है समूह गत्यात्मकता, सामूहिक अंतःक्रियाएं, सामूहिक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इसको अपन बोलेंगे समूह गत्यात्मकता। ठीक है, समूह गत्यात्मकता इसको कहा जाएगा, सामूहिक अंतःक्रियाएं नहीं कहेंगे, समूह गत्यात्मकता बोला जाता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला आपका प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 19 है, बालक की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी निम्न में से कहलाती है? भाव, मनोरचना, संवेग या आत्म प्रत्यय? तो देखिए ये संवेग होता है, जिज्ञासा क्या एक संवेग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, किस अवस्था में सामाजिकता का प्रारंभिक विकास हो जाता है? 2 से 5 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 18 से 30 वर्ष? तो देखिए सामाजिकता का प्रारंभिक विकास जो है वो किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो 2 से 5 वर्ष में हो जाता है मित्रों, क्योंकि देखिए एक वर्ष या लगभग 2 वर्ष तक बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है, 3 से 5 वर्ष का बच्चा समूह में खेलना पसंद करने लगता है, सामाजिकता का विकास उसमें प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 21 है, विशिष्ट बालक का अर्थ है मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक या डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक? तो यही आपका सही उत्तर होगा। विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? मंदबुद्धि बालक अपने आप में विशिष्ट है, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट है, समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट है। यानी कि इनमें क्या है ऐसा? तो देखिए मंदबुद्धि तो यानी कि जो सामान्य बालक से कमजोर हो गया, प्रतिभाशाली बालक यानी सामान्य बालक से अधिक हो गया, समस्यात्मक बालक भी कुछ हटकर हो गया, तो ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक यानी जो सामान्य से हटकर हो, ठीक है, औसत नहीं हो, सामान्य से हटकर हो, ऐसा बालक विशिष्ट बालक ही होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, बाल अपराध का सामाजिक कारण है? ए जन्मजात संवेगात्मक अस्थिरता, बी निम्न बुद्धि लब्धि, सी माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना? देखिए निम्न बुद्धि लब्धि का होना इसका मतलब बाल अपराधी का सामाजिक कारण नहीं मान सकते अपन। कोई जरूरी थोड़ी है जो बच्चा दिमाग की रूप से एक प्रकार से पढ़ने में मान लीजिए बुद्धि लब्धि उसकी कम हो, अन्य चीज़ों में ज़्यादा हो, है ना, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो बाल अपराध का एक प्रकार से कारण बने, नहीं, है ना, इसको अपन नहीं मान सकते। तो इसमें 22 का जो प्रश्न रहेगा इसमें जो सही उत्तर रहेगा, माता पिता का मानसिक अगर असंतुलन उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस चीज़ के लिए, बाल अपराध का सामाजिक कारण, क्योंकि वो अपराध होता देखता है घर पर, और जब देखता है तो उसको सीखेगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का तत्व है चिंतन, बौद्धिक स्तर, मौलिकता व नवीनता और उपरोक्त सभी? तो देखिए सारे सृजनात्मकता के तत्वों में आएंगे, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रतिपावक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी फैक्टोरियल सिद्धांत के, फैक्टोरियल मेथड के मन है, गुड है, फ्राइड है, आरबी केटल? तो आरबी केटल को आपका फैक्टोरियल मेथड के प्रतिपादक माने जाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला आपका प्रश्न देखें, मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? मैकडूगल ने की थी, बिल्कुल सही ऑप्शन यही हो जाएगा, और 16 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक प्रेरक नहीं है? आत्म सुरक्षा, जिज्ञासा, रचनात्मकता और सुझाव? तो देखिए सामाजिक प्रेरक जो नहीं है, तो आत्म सुरक्षा सामाजिक प्रेरक है निश्चित रूप से, जिज्ञासा भी सामाजिक प्रेरक है, रचनात्मकता को भी सामाजिक प्रेरक में मानते हैं, लेकिन सुझाव को अपन सामाजिक प्रेरक नहीं मानते। ठीक है, सुझाव जो अंदर से व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति में गुण पाया जाता है सुझाव देने का, कोई ना कोई सुझाव देता रहता है, तो सामाजिक प्रेरक नहीं है ये, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिज्ञासा आपको लगेगा आंतरिक प्रेरक, लेकिन आंतरिक और बाह्य के आधार पर यहाँ वर्गीकरण नहीं है, सामाजिक प्रेरक नहीं है वो पूछा है, तो जिज्ञासा बिल्कुल सामाजिक प्रेरक है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुझाव। अगला आपका प्रश्न है, बार बार दोहराने जाने वाले स्वचालित व्यवहार को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, आदत, पुनरावृत्ति या सहज क्रियाएं? तो इसका उत्तर होगा आदत। बार बार जो दोहराई जा रही है वो स्वचालित व्यवहार से हो रही है, तो वो आदत पड़ गई है आपको, है ना। जैसे आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं, ये आदत पड़ गई है आपको, और अच्छी आदत है, बुरी नहीं है। आप दिन में 10 बार बीड़ी पी रहे हैं, गलत आदत है, आज ही छोड़ दीजिए, है ना, सही रहेगा। खन्नी खा रहे हैं, गलत आदत है। गुटखा खा रहे हैं, गलत आदत है। तो जो भी गलत आदत है उसको छोड़िए, अच्छी आदतों की तरफ बढ़िए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न में से है? अंतरंग मित्र समूह बनाना, काम शक्ति का उदय, समस्याओं का उत्पन्न होना, नेतृत्व की भावना उत्पन्न होना। देखिए प्रमुख लक्षण के रूप में किशोरावस्था में सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें भी प्रमुख देखें तो काम शक्ति का उदय होना होगा,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना गया है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 29। किशोरावस्था में बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है निराशा, एरुलता, नए अनुभवों की इच्छा या उपयुक्त सभी। तो अपराध प्रवृत्ति के जन्म का कारण है, ये तीनों रहेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? बहुत ही आसान सा कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मित्रों ये था आज का अपना टेस्ट, और 30 में से आपके कितने अंक आए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पेपर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए साथी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखा है यहाँ पर, सारे वीडियोज़ फ्री हैं, न वीडियोज़ हटाए जाएंगे। आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा सिलेबस करवाया जा चुका है, प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। टॉपिक्स को ढूंढने में भी प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना रखी है, पेडागोजी भी करवा रखी है, सब कुछ करवा रखा है। बस आप तैयारी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, नौकरी लगिए, और जो वो ज़िंदगी को संवारिए, सीधी सी बात है। ठीक है मित्रों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। और आप सब लोग जो है वो लगातार मेहनत करते रहिए, मेरी आपको यही सुझाव है, यही आपको कहना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।